रविंद्रनाथ टैगोर जी के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के उद्देश्य। एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास कर उसके व्यक्तित्व का चतुर्मुखी तथा सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए। शिक्षा का कार्य केवल बालकों को अच्छा क्लर्क, निपुण किसान, शिल्पी या वैज्ञानिक बना देना ही नहीं है, बल्कि उन्हें अनुभव की पूर्णता द्वारा पूर्ण मनुष्य के रूप में विकसित करना भी है। बालकों के प्रकृति के घनिष्ठ संपर्क में रहकर शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में आनंद का अनुभव होता है। विद्यार्थियों को नगरों की अनैतिकता, भीड़ और गंदगी से दूर प्रकृति के शांत तथा सायेदार एकांत स्थान में रखना चाहिए। शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए एवं उसमें भारत के भूत एवं भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। भारतीय शिक्षा एवं भारतीय विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भारतीय दर्शन के प्रमुख विचारों को स्थान दिया जाना चाहिए। उसके बाद है सभी विद्यार्थियों को भारतीय विचारधारा एवं भारतीय समाज की पृष्ठभूमि का स्पष्ट रूप से ज्ञान करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है प्रत्येक बालक एवं बालिका में संगीत, चित्रकला और अभिनय की योग्यता का विधि पूर्वक विकास करना चाहिए। मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ही संपूर्ण राष्ट्र को अच्छे प्रकार से शिक्षित किया जा सकता है। सच्ची शिक्षा बालकों को स्वतंत्र प्रयासों से ही प्राप्त की जानी चाहिए। अनंत मूल्यों की प्राप्ति विदेशी भाषा से संभव नहीं है, अतः मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों को पुस्तकों के बजाय प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए। बालकों को उत्तम भोजन जिससे मानसिक विकास हो, भोजन प्रदान करना चाहिए। शिक्षण पद्धति का आधार जीवन की वास्तविक बातें तथा प्राकृतिक होनी चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक आदर्शों, परंपराओं, प्रथाओं और रीति रिवाजों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जो उन्हें अध्यात्मवाद की ओर अग्रसर होने का अवसर प्रदान करे। बालक का जन्म प्रकृति एवं मनुष्य दोनों के संसार में होता है, अतः दोनों संसार के लिए उनका आकर्षण बनाए रखना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है कि शिक्षा द्वारा बालकों में उच्च कोटि की धार्मिक भावना जागृत करनी चाहिए, जिससे उनमें मानवता का कल्याण करने की क्षमता का विकास हो। तो ये सारे पॉइंट जो हैं इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत कहा है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास कर उसे व्यक्तित्व का चतुर्मुखी तथा सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है शिक्षा का कार्य केवल बालकों को अच्छा क्लर्क, निपुण किसान, शिल्पी या वैज्ञानिक बना देना नहीं है, बल्कि उन्हें अनुभव की पूर्णता द्वारा पूर्ण मनुष्य के रूप में विकसित करना भी है। तो और भी बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं जो हम अभी पढ़ चुके हैं। उसके बाद सबसे अंत में कहा गया है कि बालक का जन्म प्रकृति एवं मनुष्य दोनों के संसार में होता है, अतः दोनों संसार के लिए उनका आकर्षण बनाए रखना चाहिए। उसके बाद कहा है कि शिक्षा द्वारा बालकों में उच्च कोटि का धार्मिक भावना जागृत करनी चाहिए, जिससे उनमें मानवता का कल्याण करने की क्षमता का विकास हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाठ्यक्रम। इनके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। टैगोर के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पूर्ण जीवन की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य का पूर्ण विकास करना है। शिक्षा के इस व्यापक उद्देश्य की पूर्ति के लिए टैगोर ने व्यापक तथा विस्तृत पाठ्यक्रम संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार शिक्षा तभी अपने मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति कर सकती है जबकि पाठ्यक्रम से मानव जीवन के विभिन्न पक्षों यथा शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास को स्थान दिया जाए। टैगोर ने अपने शांति निकेतन और बाद में विश्व भारती में विषयों के साथ साथ विभिन्न क्रियाओं को भी पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ये विषय क्रियाएं तथा पाठ्यांतर क्रियाएं निम्नलिखित हैं। इन्होंने विषय के अंतर्गत जो है रखा है इतिहास, भूगोल, विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, साहित्य आदि। उसके बाद क्रियाएं, एक्टिविटीज़ क्या क्या होगी, जैसे बागवानी, भ्रमण, अभिनय, ड्राइंग, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, अजायब घर के लिए वस्तुओं का संग्रह आदि। उसके बाद पाठांतर क्रियाएं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे समाज सेवा, छात्र स्वशासन और खेलकूद आदि।
तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के पाठ्यक्रम इस प्रकार थे। इन्होंने 3 भागों में बांटा, जैसे एक पहला विषय हो गया, फिर क्रियाएं एक्टिविटीज़, उसके बाद पाठांतर क्रियाएं जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है, इन्होंने इसको भी रखा। उसके बाद टैगोर का पाठ्यक्रम विषय प्रधान न होकर क्रिया प्रधान रहा है। डॉक्टर LV मुखर्जी ने कहा है कि इस दृष्टि से टैगोर की शिक्षा संस्थाओं में लागू किया जाने वाला पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम रहा है। अब है स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न। प्रकृति की ओर चलो, प्रकृति एक महान शिक्षक है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 6 नंबर में कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर की कवि कलम क्या है? तो ये एक कविता है जो उन्होंने लिखी है, कवि कलम। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है मानवतावाद में मानवतावाद के सार्वभौमिक हृदय एवं अंतः में ईश्वर का वास है, यह कथन है। तो ये कथन जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी का ही है, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए एवं उसमें भारत के भूत एवं भविष्य का ध्यान रखना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थियों को पुस्तकों की बजाय प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार हम लोग आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर दी गई है, सभी जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, और कवि कलम जो है वो कविता है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो शिक्षण पद्धति मेथड ऑफ टीचिंग दिए हैं उसके बारे में। इन्होंने सबसे पहले कहा है शिक्षण विधि पद्धति में कि वास्तविकताओं पर आधारित शिक्षण विधि होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन रियलिटीज़। टैगोर का विचार है कि शिक्षण विधि जीवन की वास्तविक परिस्थितियों, समाज के वास्तविक जीवन तथा प्रकृति के वास्तविक तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन प्रकृति का निरीक्षण करके किया जाए। सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन सामाजिक समस्याओं, घटनाओं एवं संस्थाओं के निरीक्षण से किया जाए। तो उन्होंने वास्तव में यही कहा है कि जो भी वास्तविक ज्ञान है उससे रूबरू कराकर बच्चों को ऐसी शिक्षण विधि दिया जाए और ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए जो समाज में समस्याएं, घटनाएं एवं संस्थाओं के निरीक्षण से ही इस प्रकार की शिक्षण पद्धति फल फूल सकती है, और इसके क्रियान्वयन के लिए ये निरीक्षण बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षण विधि में सबसे पहले वास्तविकताओं पर आधारित शिक्षण विधि को इन्होंने दिया। उसके बाद है शिक्षण विधि जीवन से पूर्ण होनी चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी फुल ऑफ लाइफ। शिक्षण पद्धति जीवन से पूर्ण होनी चाहिए, यानी प्रचलित विद्यालय शिक्षा के केंद्र न होकर शैक्षणिक फैक्ट्रियाँ होती है जो बालकों के जीवन की आवश्यकताओं, रुचियों तथा विवृत्तियों पर ध्यान दिए बिना ही एक ही सामग्री उत्पन्न करती है। अतः इन विद्यालयों में बालकों के पूर्ण जीवन का विकास नहीं हो पाता। अतः शिक्षण पद्धति बालकों की स्वाभाविक आवश्यकताओं, रुचियों तथा आवेगों के अनुसार होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है कि स्वप्रयास एवं स्वचिंतन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय सेल्फ एफर्ट्स एंड सेल्फ थिंकिंग। टैगोर का विचार है कि वही ज्ञान अस्थायी रूप से बालकों के मस्तिष्क में रह सकता है जो उनके स्वयं के प्रयत्नों तथा चिंतन से प्राप्त हुआ है। उसके बाद 4 नंबर में कहा गया है कि क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। टैगोर का विचार था कि मनुष्य मन शारीरिक प्राणी है, अतः हम शरीर और मस्तिष्क को एक दूसरे से अलग नहीं रख सकते। मनुष्य जो शारीरिक क्रिया करता है उसका प्रभाव शरीर और मस्तिष्क दोनों पर पड़ता है। अतः बालकों को क्रिया द्वारा सीखने का अवसर देना चाहिए। शारीरिक क्रिया पर महत्व देने के कारण टैगोर ने बालकों को नृत्य तथा अभिनय सीखने पर बल दिया। भ्रमण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय वॉकिंग। टैगोर का विचार है कि भ्रमण के समय पढ़ना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। इसके
इन्होंने 2 कारण बताए हैं। प्रथम, भ्रमण के समय हमें अनेक वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनका अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। द्वितीय, भ्रमण द्वारा हमारी मानसिक शक्तियाँ सतर्क रहती है, जिसमें हम प्रत्यक्ष की जाने वाली बातों को सरलता से सीख लेते हैं। इस प्रकार सबसे लास्ट में जो शिक्षण पद्धति है वो है वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि, डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर मेथड। टैगोर का विचार है कि वास्तविक शिक्षा पुस्तकों पर आधारित ना होकर जीवन एवं समाज पर आधारित होनी चाहिए। इस शिक्षा के लिए उन्होंने वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनका विचार है कि प्रश्नों के द्वारा बालकों के समक्ष दैनिक जीवन की समस्याओं को रखा जाए, वे सब उन पर वाद विवाद करें और उनके हल करने के तरीके बताएं। तो इस प्रकार प्रमुख शिक्षण पद्धतियाँ दी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार, जैसे वास्तविकताओं पर आधारित शिक्षण विधि जीवन से पूर्ण होनी चाहिए, स्वप्रयास एवं स्वचिंतन द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, उसके बाद भ्रमण द्वारा सीखना, उसके बाद है वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि द्वारा सीखना। तो ये सारे शिक्षण पद्धतियाँ हैं। उसके बाद अनुशासन के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा है। अनुशासन का तात्पर्य स्वाभाविक अनुशासन से है। टैगोर ने अनुशासन को एक मूल्य या आदर्श माना है, अतः यह व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए अति आवश्यक है। अनुशासन से टैगोर का तात्पर्य स्वाभाविक अनुशासन नेचुरल डिसिप्लिन से है, जिसे वे आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन अथवा आंतरिक अनुशासन इंटर डिसिप्लिन भी कहते हैं। टैगोर के अनुसार अनुशासन ना तो अंधी आज्ञाकारिता है और ना ही बाह्य व्यवस्था। हम लोगों ने प्रयोजनवाद में या महात्मा गांधी जी के संदर्भ में पढ़ा था कि अनुशासन जो होना चाहिए वो प्रभावात्मक होना चाहिए, प्रभाव डालने वाला। तो यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया है कि अनुशासन आत्म अनुशासन होना चाहिए, आंतरिक अनुशासन इंटर डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो ये थे अनुशासन के संदर्भ में। उसके बाद टैगोर के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन व योगदान, एस्टिमेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टैगोर्स फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। टैगोर और उनके शिक्षा दर्शन का शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान है, जिसके कारण न केवल भारतीय शिक्षा के इतिहास में बल्कि विश्व की शिक्षा के इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर का योगदान निम्नलिखित है। पहला, शिक्षा का व्यापक एवं पूर्ण अर्थ, वाइडर एंड कंप्लीट मीनिंग ऑफ एजुकेशन। टैगोर ने शिक्षा की अवधारणा को विस्तृत एवं पूर्ण रूप प्रदान किया। प्रायः कहा जाता है कि स्पेंसर ने अपनी पुस्तक शिक्षा में दार्शनिक जीवन की पूर्णता पर विचार प्रकट किए हैं, किंतु शिक्षा के संबंध में टैगोर ने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह स्पेंसर से कहीं अधिक व्यापक एवं पूर्ण है। टैगोर ने शिक्षा के लिए जो योजना तथा विधान बनाया है वह भारतीय एवं पश्चिमी दोनों जीवन को छूता है और जिसमें आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों प्रकार के तत्वों का मेल है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा में योगदान दिया है, उनका शिक्षा जो है व्यापक एवं पूर्ण अर्थ देता है। उसके बाद जो है भारतीय संस्कृति का विस्तार किया गया, एक्सटेंशन ऑफ इंडियन कल्चर। टैगोर ने भारतीय संस्कृति के अध्यापकों के प्रति देश विदेश के लोगों को आकृष्ट कर उनका विश्व में प्रचार किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और व्यापक दृष्टिकोण को लेकर पश्चिम को एक ऐसा संदेश दिया जिसने पूर्व एवं पश्चिम के आदर्शों में समन्वय स्थापित किया। उसके बाद विश्वव्यापी शिक्षा का प्रतिपादन एवं प्रसार, प्रोपेगेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। मानवतावादी भावना पर आधारित विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के विचार को साकार रूप प्रदान करने के लिए टैगोर ने सर्वप्रथम विश्वव्यापी शिक्षा का प्रतिपादन एवं प्रसार किया। शिक्षा में प्रकृति को महत्व देना, गिविंग इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर इन एजुकेशन। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि थे, अतः प्रकृति का एवं प्रकृति की भावना उनके अंग प्रत्यंग में आचार विचार से भरी हुई है। उन्होंने अपनी प्रकृतिवादी शिक्षा में प्रकृति को सबसे बड़ा शिक्षक माना है।
टैगोर ने अपनी सूक्ष्म एवं भावना प्रधान बुद्धि के द्वारा प्रकृति के सौंदर्य एवं आनंद, शक्ति एवं ओज, स्वतंत्रता तथा आत्म प्रेरणा को देखा। तो इस प्रकार शिक्षा में प्रकृति को महत्व दिया इन्होंने। उसके बाद सौंदर्य के साक्षात्कार की शिक्षा देना, गिविंग एजुकेशन फॉर द रियलाइजेशन ऑफ ब्यूटी। उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में सौंदर्य के साक्षात्कार की शिक्षा देने का सुझाव दिया। सौंदर्य बोध हेतु ललित कलाओं जैसे संगीत, पेंटिंग, नृत्य, अभिनय कला आदि को शिक्षा में विशेष स्थान दिया। विश्व भारती में कला भवन इस प्रकार की शिक्षा का एक विश्व प्रसिद्ध प्रभाग है। निजी शिक्षा दर्शन एवं सिद्धांतों की रचना, इन्होंने कुछ निजी शिक्षा दर्शन एवं सिद्धांतों की रचना भी की। कंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड प्रिंसिपल्स। टैगोर उन महान शिक्षा शास्त्रियों में से है जिन्होंने अपना निजी शिक्षा दर्शन तैयार किया है, साथ ही साथ उसके पृथक पृथक सिद्धांतों का निर्माण किया है। उन्होंने शिक्षा के विभिन्न अंगों यथा उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय आदि का जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संगठन किया है। उसके बाद है नवीन शिक्षा की भूमिका, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एजुकेशन। इसमें इनकी जो बहुत बड़ी भूमिका है, टैगोर ने अपने शिक्षा दर्शन संबंधी जिन क्रियाओं को 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रस्तुत किया, उन्हें बाद में भारत की शिक्षा हेतु स्वीकार किया गया। सैडलर कमीशन 1917, बेसिक शिक्षा 1937 और मुदालियर कमीशन 1952 एवं समाज शिक्षा 1942 में जो विचार हमें मिलते हैं, उनकी भूमिका हमें टैगोर के विचार में हमें बहुत पहले मिलती है। जो सैडलर कमीशन है ये 1917 में, बेसिक शिक्षा 1937 में आई थी जो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद मुदालियर कमीशन 1952 में एवं समाज शिक्षा 1948 में जो विचार हमें मिलते हैं वो सभी जो है टैगोर के विचारों से हमें बहुत पहले मिलती है। उसके बाद विश्व भारती की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विश्व भारती। टैगोर ने अपने जीवन दर्शन तथा शिक्षा दर्शन को साकार रूप प्रदान करने के लिए जिस शिक्षा संस्था की स्थापना की वह आज विश्व भारती के नाम से एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। तो ये सारे चीज़ जो थे टैगोर के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन एवं इन्होंने जो योगदान दिया है हमारी शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा दर्शन के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, ये सारे पॉइंट हैं। जैसे शिक्षा का व्यापक एवं पूर्ण अर्थ, उसके बाद भारतीय संस्कृति का इन्होंने विस्तार किया कहीं ना कहीं, उसके बाद विश्वव्यापी शिक्षा का प्रतिपादन एवं प्रसार, शिक्षा में प्रकृति को महत्व, सौंदर्य के साक्षात्कार की शिक्षा, उसके बाद निजी शिक्षा दर्शन एवं सिद्धांत की रचना की, नवीन शिक्षा की भूमिका, विश्व भारती की स्थापना की। उसके बाद स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न है, अनुशासन ना तो अंधी आज्ञाकारिता है और ना ही बाह्य व्यवस्था। यह कथन किसका है? यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। ये यहाँ पे अनुशासन में हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। जैसे अनुशासन में कहा गया है, टैगोर के अनुसार अनुशासन ना तो अंधी आज्ञाकारिता है और ना ही बाह्य व्यवस्था, यानी ये कोई अंधी चीज़ नहीं है जिसे हूबहू हम लोग स्वीकार लें, बल्कि ये और ना ही ये बाह्य व्यवस्था है जो हमें, ये एक आंतरिक अनुशासन है जो स्वयं आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन से ही उत्पन्न होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर ने किस संस्था की स्थापना की? टैगोर ने जो है विश्व भारती संस्था की स्थापना की, जो आज विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय। उसके बाद विश्व भारती क्या है? एक जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। विश्व भारती जो है विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, डीम्ड कह सकते हैं हम।
उसके बाद है 1915 में भारत सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को किस सम्मान से सम्मानित किया। 1915 में जो है भारत सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को जो है इसका आंसर हम यहाँ से देख लेते हैं। नाइटहुड की उपाधि से, ये भारतीय सरकार ने नहीं बल्कि उस टाइम जो सरकार थी अंग्रेज़ों की, उन्होंने दी थी नाइटहुड की उपाधि। और नाइटहुड तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, विश्व भारती जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके बाद आगे हम लोग सारांश पढ़ते हैं सार रूप में। सारांश। उपरोक्त शब्दों में हमने क्रमशः टैगोर के जीवन दर्शन एवं शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डाला, जिससे पता चलता है कि टैगोर केवल एक महान कवि एवं साहित्यकार ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री तथा समाज सुधारक भी थे। इसलिए उन्हें शिक्षा के इतिहास में अद्वितीय स्थान दिया जाता है। सुप्रसिद्ध प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर किलपैट्रिक ने लिखा है, अपने व्यक्तिगत अध्ययन एवं चिंतन में अपने निजी विचार में टैगोर ने यहाँ वही उत्तर विचारों का गहन स्थान शिक्षा विषय के संबंध में लिखा है। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ ने लिखा है कि टैगोर की प्रतिभा संपन्नता अद्वितीय एवं अतुलनीय थी और अन्यत्र कहीं भी यह प्रतिभा परिश्रय से संबंधित नहीं पाई जाती। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि टैगोर ने शांति निकेतन के रूप में अपनी विरासत पूरे राष्ट्र को, वस्तुतः पूरे विश्व को दी है। महात्मा गांधी जी ने जो है टैगोर जी ने जो शांति निकेतन की स्थापना की, उसके संबंध में कहा है कि अपनी विरासत पूरे राष्ट्र को, वस्तुतः पूरे विश्व को दी है। उसके बाद कहा गया है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के सिंडिकेट में टैगोर की महानता के संबंध में लिखा है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत ने मानव जाति को अपना संदेश दिया और साहित्य, दर्शन और शिक्षा तथा कला के क्षेत्रों में उनकी अद्भुत उपलब्धियों ने उनके लिए अमर यज्ञ प्राप्त किया तथा भारत का पद विश्व की सृष्टि से ऊंचा उठाया। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने टैगोर की महानता या उनके अद्वितीय स्थान पर विस्तृत प्रकाश डाला है। आत्मशिक्षा, कुछ शब्दावलियाँ दी गई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारांश पढ़ा, जिसमें महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ, सुप्रसिद्ध प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर किलपैट्रिक ने कहा है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद है शब्दावली। शब्दावली के अंतर्गत आत्मशिक्षा क्या है? आत्मशिक्षा आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया शिक्षा की प्रक्रिया के समान आजीवन चलती रहती है। शिक्षा की प्रक्रिया में वे सब क्रियाएं सहायक हो सकती है जिसमें आनंद की स्वाभाविक अनुभूति मिलती है। पूर्णता, शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। यह पूर्ण विकास तभी संभव है जबकि व्यक्तित्व के सभी पहलुओं पर समुचित जोर दिया जाए, न कि किसी पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाए। उसके बाद विश्व बौद्ध दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है, इसके बारे में। ईश्वर द्वारा निर्मित यह जगत उतना ही सत्य है जितना ईश्वर अपने आप में सत्य है। इनके अनुसार बीज रूप में वह निराकार है और सृष्टि रूप में साकार है। तो ये विश्व बौद्ध दर्शन जो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा दिया था। और महात्मा गांधी के जो थे वो सर्वोदय दर्शन थे, तो उसके अंतर्गत भी हम लोगों ने पढ़ा था तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर है जो हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची। उसके बाद अब हम लोग निबंधनात्मक प्रश्न करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो इनके जो प्रमुख सिद्धांत थे, जैसे एक बार देख लेते हैं। इनके जीवन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत
तो यहाँ से हम लोग प्रमुख सिद्धांत के बारे में लिख सकते हैं। जैसे टैगोर के जीवन दर्शन में विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का जो संश्लेषण किया गया है, जो सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे आदर्शवाद के अंतर्गत आइडियलिज्म, प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म के अंतर्गत, यथार्थवाद रियलिज्म के अंतर्गत टैगोर ने क्या कहा है। उसके बाद प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म के अंतर्गत, लोकतंत्रवाद डेमोक्रेटिक के अंतर्गत, उसके बाद मानवतावाद में इन्होंने क्या कहा है, और विश्ववाद। तो ये सारे लिख सकते हैं। दूसरे नंबर में था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करें, तो यहाँ से हम लोग शिक्षा के उद्देश्यों को दे सकते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास कर उसके व्यक्तित्व का चतुर्मुखी तथा सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट हम लिख सकते हैं शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टैगोर के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। जो जहाँ पे मूल्यांकन और योगदान था, वहाँ से हम लोग इनका जो है मूल्यांकन और योगदान के बारे में लिख सकते हैं। तो मूल्यांकन के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद जो है शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर के प्रमुख योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षण पद्धति एवं पाठ्यक्रम की व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन में इन्होंने जो तो यहाँ से हम योगदान लिख सकते हैं। शिक्षा का व्यापक एवं पूर्ण अर्थ, ये सारे योगदान जो थे इसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद इनका मूल्यांकन हम लोग सार रूप में कर सकते हैं, जो सारांश में दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने जो दर्शन दिए हैं, विश्वबोध दर्शन की आचार संहिता, ये सारे दर्शन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं विश्वबोध दर्शन के अंतर्गत। आत्म शिक्षा के सिद्धांत यहाँ से लिख सकते हैं, जो स्वतंत्रता, पूर्णता और सार्वभौमिकता पर इन्होंने जोर दिया है। तो यहाँ से सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग लिख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षण पद्धति में हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चों को अपने से सीखने की जो है स्वतंत्रता दी जाए। एक बार देख लेते हैं शिक्षण पद्धति। जैसे यहाँ है भ्रमण द्वारा सीखना, वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तरी विधि। उसके बाद है क्रिया द्वारा सीखना, स्वप्रयास एवं स्वचिंतन द्वारा सीखना। शिक्षण विधि जीवन से पूर्ण होनी चाहिए और वास्तविकताओं पर आधारित शिक्षण विधि पर इन्होंने जोर दिया। तो ये सारे शिक्षण पद्धति मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में लिख सकते हैं। विश्वबोध दर्शन क्या है, इसके बारे में व्याख्या। इसकी जो 3 विधियां हैं, विश्वबोध दर्शन के तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पाठ्यक्रम के बारे में जो कहा था, उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे पाठ्यक्रम कैसी होनी चाहिए, उसमें इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा था। एक विषय रखा था जिसमें इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, साहित्य आदि रखा गया था। उसके बाद इन्होंने जो है क्रिया रखा था, क्रियाएं। फिर एक्स्ट्रा करिकुलम के अंतर्गत भी इन्होंने कुछ दिया था कि एक्स्ट्रा करिकुलम में जो है समाज में जो भी घटनाएं या गतिविधियां होती है उसमें भाग लेने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया है और इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। इन्होंने जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत कहा है, जैसे यहाँ से विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, साहित्य। उसके बाद क्रियाएं हैं जैसे बागवानी, भ्रमण, अभिनय, ड्राइंग, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला, कार्य, अजायब घर के लिए वस्तुओं का संग्रह करना आदि। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे समाज सेवा, छात्र स्वशासन, खेलकूद आदि को इन्होंने करिकुलम में स्थान दिया है। तो
तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। इससे आगे वाले भाग में हम लोग पढ़ेंगे श्री अरविंदो जो है ये एक दार्शनिक थे, हमारे भारतीय दार्शनिक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।